नमस्कार, भारत चक्र न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजेश शर्मा। लद्दाख ने 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने पर जश्न मनाया था। तब उसे अंदाजा नहीं था कि इस सीमांत और पर्यावरण के लिहाज से बेहद संवेदनशील माने जाने वाले राज्य की एक सुरक्षा छतरी भी इसके साथ हट गई है। 6 साल बाद लद्दाखियों को समझ में आया है कि उनके साथ छल हुआ है और धोखा हुआ है। पूर्ण राज्य और 6वीं अनुसूची की मांग करते हुए लाठी गोली खा रहे लद्दाख के आंदोलनकारी अनुच्छेद 370 को शिद्दत से याद कर रहे हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या अनुच्छेद 370 को हटाने का असल मकसद कारपोरेट कंपनियों को लद्दाख की प्राकृतिक संपदा पर कब्जा करने की खुली छूट देना था, और क्या इस मुद्दे पर दशकों तक आरएसएस और बीजेपी ने देश को गुमराह किया? पूर्ण राज्य और 6वीं अनुसूची की मांग को लेकर 24 सितंबर 2025 को बुलाए गए बंद के दौरान लेह में हिंसा भड़क उठी थी। इसी में सुरक्षा बलों की गोलाबारी में 4 नौजवानों की मौत हुई और 90 लोग घायल हो गए। उत्तेजित नौजवानों की भीड़ ने बीजेपी का दफ्तर जला डाला। इस हिंसा के लिए केंद्र सरकार ने पर्यावरणविद और नवाचारों के लिए विश्व प्रसिद्ध सोनम वांगचुक को जिम्मेदार ठहराया और उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून एनएसए के तहत गिरफ्तार कर लिया। उन पर विदेशी शक्तियों के इशारे पर काम करने का आरोप लगा। वांगचुक 15 दिनों से 6वीं अनुसूची की मांग को लेकर अनशन पर थे, लेकिन हिंसा के बाद उन्होंने अनशन तोड़ दिया। उनका कहना है कि वे सरकार अपने वादों से मुकर रही है। वे लद्दाख को कारपोरेट लूट का अड्डा बनाना चाहती है। उनकी गिरफ्तारी ने देश भर में आक्रोश पैदा कर दिया है। लेह एपेक्स बॉडी ने 6 अक्टूबर को केंद्र के साथ प्रस्तावित वार्ता का बहिष्कार कर दिया और हिंसा की न्यायिक जांच की मांग की। साथ ही साथ लद्दाखियों को देशद्रोही और पाकिस्तान का खिलौना कहने के लिए केंद्र से माफी की मांग की गई। लद्दाख के लोग आज अनुच्छेद 370 को उस सुरक्षा कवच के रूप में याद कर रहे हैं जो उनकी जमीन और आजीविका को बाहरी लोगों से बचाता था। लेह एपेक्स बॉडी के सह अध्यक्ष चेरिंग दोरजे लकरुक ने हाल ही में इंडियन एक्सप्रेस को दिए अपने एक साक्षात्कार में कहा, हम अनुच्छेद 370 को कोसते थे, लेकिन यह तो हमारी जमीन और आजीविका की सुरक्षा का ढाल था। इसके रहते जम्मू कश्मीर के लोग भी लद्दाख में जमीन नहीं खरीद सकते थे। अब पूरा भारत लद्दाख में जमीन खरीद रहा है। बड़े होटल चेन आ रहे हैं जिससे स्थानीय लोगों की आजीविका छीन रही है। यह बयान उस बड़े उछाल को उजागर करता है जिसके तहत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने अनुच्छेद 370 को देश के खिलाफ बताकर दशकों तक भ्रम फैलाया। इसे मुस्लिम तुष्टीकरण के रूप में प्रचारित किया गया, जबकि यह जम्मू के हिंदू बाहुल्य और लद्दाख के बौद्ध बाहुल्य इलाकों पर समान रूप से लागू था। सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि बाहरी लोगों के जमीन खरीदने पर रोक अनुच्छेद 370 से नहीं, बल्कि 1938 के जम्मू कश्मीर एलियनेशन ऑफ लैंड एक्ट और 1950 के बिग लैंडेड एस्टेट्स एबोलिश एक्ट से थी। ये कानून स्थानीय निवासियों की जमीन को सुरक्षित रखने के लिए बनाए गए थे और राजा हरि सिंह ने इन्हीं शर्तों पर भारत में विलय को मंजूरी दी थी। आरएसएस और उनके संगठनों ने अनुच्छेद 370 को लेकर जवाहरलाल नेहरू को बदनाम करने के लिए दशकों तक यह अभियान चलाया। कहा गया कि यह उनकी गलती थी जिसने कश्मीर को भारत से पूरी तरह मिलने नहीं दिया। सरदार पटेल के हाथ में कश्मीर का मामला होता तो ऐसा कभी न होता।
हकीकत यह है कि नेहरू के वजह से ही कश्मीर भारत का अंग बना, वरना सरदार पटेल तो शुरू में हैदराबाद के बदले जम्मू कश्मीर पाकिस्तान को देने के लिए तैयार थे। नेहरू के लिए यह भी महत्वपूर्ण था कि मुस्लिम बाहुल कश्मीर का भारत के साथ रहना मोहम्मद अली जिन्ना के द्विराष्ट्र सिद्धांत को चुनौती देता था। सरदार वल्लभ भाई पटेल को आरएसएस और बीजेपी नेहरू के खिलाफ खड़ा करने की कोशिश करते हैं। उन्होंने प्रचलित धारणा के उलट अनुच्छेद 370 का सक्रिय समर्थन किया था। 17 अक्टूबर 1949 को संविधान सभा में इसे तब ड्राफ्ट 306A अपनाया गया, जब नेहरू अमेरिका की यात्रा पर थे। पटेल ने नेहरू को 3 नवंबर 1949 को पत्र लिखकर बताया कि उन्होंने कांग्रेस को इसके लिए मना लिया है। यानी कांग्रेस पार्टी से लेकर संविधान सभा तक में पटेल अनुच्छेद 370 के लिए समर्थन जुटा रहे थे। यही नहीं, हिंदू महासभा के नेता श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने भी संविधान सभा में अनुच्छेद 370 का समर्थन किया था और उन्होंने नेहरू मंत्रिमंडल से इस्तीफा इसे लेकर नहीं, नेहरू लियाकत पैक्ट के खिलाफ दिया था। यह पैक्ट दोनों देशों में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के लिए था। बाद में आरएसएस जनसंघ बनाया तो उन्होंने उसका अध्यक्ष बनाया गया और सियासी फायदे के लिए मुखर्जी अनुच्छेद 370 का विरोध करने लगे। उनका नारा था, एक देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे। वे भूल गए कि संविधान सभा में जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार देने का उन्होंने समर्थन किया था। वहां के राजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय की यही शर्त लगाई थी। यह तो विडंबना है कि आरएसएस और बीजेपी ने अनुच्छेद 370 को कश्मीर के संदर्भ में ही मुद्दा बनाया कि वहां दूसरे राज्यों के लोग जमीन नहीं खरीद सकते, जबकि पूर्वोत्तर के कई राज्यों जैसे असम, त्रिपुरा, मणिपुर और नागालैंड में इनर लाइन परमिट, आईएलपी और 6वीं अनुसूची के तहत जमीन खरीदने पर समान प्रतिबंध है। बीजेपी को इन राज्यों में कोई आपत्ति नहीं थी। खबरें हैं कि नागालैंड में केंद्र सरकार ने अलग झंडे की मांग को स्वीकार किया है, लेकिन इसकी आधिकारिक घोषणा नहीं हुई। लद्दाख का मौजूदा आक्रोश यह साबित करता है कि आजादी के नायकों ने कितनी दूरदर्शिता से भारत के संविधान को लचीला बनाया था। ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल का दावा था कि भारत की विविधता इसे टूटने पर मजबूर कर देगी, लेकिन आजादी के नायकों ने ऐसा संविधान बनाया जिसमें हर क्षेत्र की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखा गया। अनुच्छेद 370 जैसे प्रावधान इसी दूरदर्शिता का हिस्सा था, लेकिन इस दूरदर्शिता को कमजोरी बताकर दशकों तक देश को गुमराह किया गया। तुलसीदास ने लिखा है, उधरहि अंत न होए निबाहु, काल नेम जिम रावण राहु। अर्थात छल करने वालों का भेद अंत में खुल ही जाता है। लद्दाख के लोगों का गुस्सा और अनुच्छेद 370 की याद ने उस सांप्रदायिक ध्रुवीकरण को बेनकाब कर दिया है जिसके जरिए सत्ता हासिल की गई थी। यह आक्रोश सवाल उठाता है कि क्या अनुच्छेद 370 को हटाने का मकसद वाकई राष्ट्रहित था या यह कारपोरेट हितों को साधने का एक सुनियोजित कदम था। लद्दाख की आवाज आज न सिर्फ अपनी जमीन और आजीविका की रक्षा की मांग है, बल्कि यह सच्चाई की पुकार है जिसे दशकों तक दबाया गया। साथियों, आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरों के साथ। आप देखते रहिए भारत चक्र न्यूज। नमस्कार, जय हिंद।